हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन एसएससी डीजी में पूछे जाते हैं। और इसी बेस पे प्रैक्टिस हम लोग करेंगे कि किस टॉपिक्स को ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करना है जिससे अधिक से अधिक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। तो अगर बात करें एसएससी जीडी की सिलेबस की, तो मैथ से जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन होंगे 20 और इन पे 2 मार्क्स मिलेगा, तो टोटल मार्क्स जो हो जाएंगे वो 40 हो जाएंगे। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी टोटल क्वेश्चन होंगे 20 और ये भी 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल नंबर हो गए 40। अगर बात किया जाए जीके जीएस और करंट अफेयर की, तो जीके जीएस करंट अफेयर मिला करके टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, ये भी 2 नंबर के होंगे, तो यहाँ भी 40 मार्क्स मिलेंगे। और इंग्लिश या फिर हिंदी, या फिर आपको इंग्लिश अटेम्प्ट करना है या फिर हिंदी करना है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, इसके भी 20 क्वेश्चन रहेंगे और 2 मार्क्स मिलेंगे। टोटल मार्क्स जो होते हैं यहाँ पे हो गए 40। तो टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 80 क्वेश्चन होंगे, यानी 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए जो टोटल मार्क्स मिलेंगे वो 160 मिलेंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न है, तो 1/2 आपका निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे प्रोविज़न किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है और हम लोग यहाँ देखेंगे, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह से पहला अक्षर समूह संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सीक्वेंस इस दोनों में क्या चल रहा है, यहाँ सीक्वेंस कल चल रहा है और इसी बिहाफ पर देखेंगे कि यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या आ सकता है। यहाँ पे हमने देखा कि y में अगर 1 माइनस करते हैं तो x आ जाता है और o में एक ऐड करेंगे तो p आएगा, यानी -1 और +1 करना है। u का अगर देखा जाए u और ej में क्या संबंध है, तो u का अपोजिट होता है f और f में अगर 1 माइनस करते हैं तो e आ जाएगा और r का अपोजिट होता है i और i में अगर 1 प्लस करते हैं तो j आता है। तो लास्ट वाले दो को उसके अपोजिट वर्ड में -1 फिर +1 करना है। वैसे ही सेम इसमें भी हो रहा है। t में अगर -1 किया तो s आया और o में +1 किया तो p आया। वैसे ही सेम यहाँ पे n का जो अपोजिट होगा वो m होता है और m में -1 किया तो l आया और e का अपोजिट जो होता है वो v होता है और v में +1 किया तो w आया। सेम वैसे ही इसमें भी सीक्वेंस होगा। तो इस हिसाब से अगर सॉल्व करेंगे तो a, b, l और q, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 22। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो इसमें देखेंगे दोनों में क्या सीक्वेंस चल रहा है और फिर इस सीक्वेंस में देखेंगे। आफ्टर दैट फिर इसी बिहाफ पर यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि नेक्स्ट जो डिजिट होगा वो क्या होगा। तो ये जो सीक्वेंस देखेंगे तो दिए गए सीक्वेंस में यहाँ पे C और O है, तो यहाँ O और C हो रहा है, यानी यहाँ पे इंटरचेंज हो रहे हैं आपस में। M और F है तो यहाँ पे F और M ये भी इंटरचेंज हो रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो O R T यहाँ पे है तो O R T यहाँ भी अपोजिट हो जाते हैं। तो सेम सीक्वेंस इसमें भी चल रहा है। अगर इस बिहाफ पे देखेंगे तो डिजिटल का जो है तो D और I को एक्सचेंज करेंगे तो I और D होगा, यानी अगर ऑप्शन से हम सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है। घुमाना अनुमान नहीं है, इस फिगर को घुमाना नहीं है, ये देखना है कि ये सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इस फिगर में इनबिल्ड हैं या नहीं है, यानी इस फिगर के ही पार्ट हैं या नहीं है, और जो इस फिगर का पार्ट है वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो बी होगा, ये आकृति इसमें निहित है, तो ऑप्शन बी इसका होगा, 3 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। निम्नलिखित विकल्पों अथवा शब्दों को क्रम दिया गया है जिस क्रम में अंग्रेजी के शब्दकोश में आते हैं। तो अंग्रेजी के शब्दकोश के हिसाब से अरेंज करना है। और आप जानते हैं कि अंग्रेजी की डिक्शनरी जो होती है वो डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होते हैं, यानी ए आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा, इस तरह से अरेंजमेंट इसमें होता है। तो यहाँ भी इसमें हर वर्ड को हम लोग अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट करेंगे।
तो अल्फ़ाबेटिक जब अरेंज करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले MAN हो गया, MAN यहाँ भी है, S भी हो गया। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखेंगे तो MAG पहले, यानी MAG ऐसी मैजिक, तो मैजिक नंबर 1 पे आएगा। मैजिक के बाद दूसरा जो आएगा वो मैनेज आएगा, यानी दूसरा नंबर ये आएगा। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखेंगे, मैनेज के बाद आ सकता है मशकुलर, यानी थर्ड नंबर पे ये आएगा। और मैटर जो होगा आफ्टर दैट, फिर मशकुलर आ गया, मैनर आ गया, और मैटर और मैनर, तो मैटर हो गया, मैनेज हो गया, आफ्टर दैट फिर सबसे लास्ट में आ सकता है मैटर। तो मैटर आएगा आपका 5वें नंबर पे। तो हम देखेंगे कि मैटर जो है 5th पोजीशन पे, यानी लास्ट जो ऑप्शन होगा वो 5th होना चाहिए। तो 5th इसमें 3 में है, यानी सी तो नहीं हो सकता है। हम लोग देखेंगे सबसे पहले कौन आया था, तो फर्स्ट, यानी मैजिक जो था वो मैजिक नंबर 1 पे आया था, यानी सीक्वेंस जो होगा 4th, इसमें ये नहीं हो सकता है। तो 2 ऑप्शन और बचे, तो 4th, 2nd और 1st, 4th, 2nd और 1st, तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5th है, एक सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है रीजनिंग का। एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं 6 व्यक्ति हैं, जिनका नाम है काया, जया और तारा के ठीक बगल में। काया, जया और तारा के ठीक बगल में है। सोनल, प्रिया और स्वाति के बगल में है। सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तारा और स्वाति एक दूसरे के बगल में बैठी हैं। तो प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है? तो ये दिए गए हैं, सर्कुलर शेप होता है इस तरह से, और सभी का जो और केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, यानी उसका जो है सेंटर की तरफ उनका क्या है, फेस है। तो 6 व्यक्ति हैं, तो 6 लोग बैठे हुए हैं। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सर्कुलर पहले शेप बनाएंगे और इस तरह से खींचेंगे, और ये हो गया 6 व्यक्तियों का, और सभी का जो फेस है वो सेंटर की तरफ ही है। तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं और देखेंगे कि तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो डी होगा, यानी तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए समीकरणों को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में परस्पर बदलना चाहिए? यानी इसमें इस चिन्ह में क्या बदलें कि इक्वल टू इतना आना चाहिए 93। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो उपरोक्त समीकरण प्रश्न को आपस में बदलना होगा, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे ये करेक्ट होगा। इस वर्ड को, यानी मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे वर्ड 93 आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है। ए हैश बी का अर्थ है बी ए की बहन है, और ए एट द रेट बी का मतलब है बी ए का भाई है। यदि ये सीक्वेंस चल रहा है तो बताइए ई ए से किस प्रकार संबंधित है। तो ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो करेक्ट आंसर आएगा वो ए, यानी दादा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि श्रृंखला जारी रखनी है तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी? यानी ये सीक्वेंस चल रहा है तो इस सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे कौन से आकृति आ सकती है। तो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि आकृति यहाँ पे जो थी वो इसमें यहाँ पे आ गई, और ये आकृति यहाँ पे आ गई, आपस में इंटरचेंज हो रही है। फिर ये सेकेंड आकृति, तो इस तरह से आपस में ये इंटरचेंज हो जाए। दी गई आकृति में जो जिस प्रकार से देखेंगे पहले से दूसरे स्थान पर आकृति का स्थान बदल जाते हैं, और ठीक उसी प्रकार तीसरे से चौथे स्थान पर आकृति बदल आए हैं। तो यहाँ का सीक्वेंस यहाँ पे आया, और फिर इसके बाद ये आया, फिर इसके बाद फिर बी आया, फिर इसके बाद 2 आया, और फिर इसके बाद ओ आया। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे देखेंगे तो इस आकृति के बाद ये आता है, फिर यहाँ पे 2 आता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, उस समुच्चय को चयन करिए जिसमें संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से समुच्चयों की संख्याएं हैं। तो यहाँ पे देखना है
20, 30 और 450 का सीक्वेंस चल रहा है। संख्याओं को उसके घटते क्रम में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं को, नोट यहाँ पे दिया हुआ है कि संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर ही गणितीय संक्रियाएँ की जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए 13 पर गणितीय संक्रियाएँ जैसे 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 3 में तोड़कर और 1 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है। तो इस तरह से इस सीक्वेंस को ही हमें फॉलो करना है कि 40, 20, 30 और 450 किस सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद 25, 35 और 550। इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि 20, 30 और 50, तो 20 और 30 को ऐड करते हैं तो हो गया 50, और 50 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आएगा। सेम वैसे ही 35 और 25 को ऐड करेंगे तो आएगा 60, और 60 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम यही सीक्वेंस चल रहा है। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो 7 अगर 8 को ऐड करेंगे तो आता है 25, और 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। एक निश्चित कोड भाषा में काट लाइट को स्ट्रॉ हैंडल के रूप में और प्लग लाइट को टोज हैंडल के रूप में और काट प्लग को टोज स्ट्रॉ के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो काट के लिए क्या सीक्वेंस होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि काट लाइट को लिखा जाता है स्ट्रॉ हैंडल। वैसे यहाँ भी है काट प्लग को लिखा जाता है टू स्ट्रॉ, यानी यहाँ भी स्ट्रॉ कॉमन है, यहाँ भी स्ट्रॉ कॉमन है। और इसके लिए जो कोड है, इसके लिए जो हम लोगों ने कोड का यूज किया है वो है काट। तो यहाँ भी काट है, काट के यहाँ भी क्वेश्चंस हैं। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। तो जो काट है, काट के लिए यहाँ पे स्ट्रॉ आ रहा है, और सेम यहाँ भी काट है, इसके लिए भी स्ट्रॉ आ रहा है क्योंकि दोनों कॉमन है। तो काट के लिए कूटबद्ध क्या होगा, तो काट के लिए स्ट्रॉ होगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11। कौन सी अक्षर समूह में दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगी, यानी इसके बाद फिर ये आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेम वैसे ही सीक्वेंस कैसे फॉलो हो रहा है। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ये सीक्वेंस हमें देखना है कि क्या अल्फ़ाबेट किस तरह से अरेंजमेंट फॉलो कर रहे हैं। तो अगर जेड में -3 करेंगे तो डब्लू आ सकता है, और डब्लू में हमने -3 किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा। वैसे ही टी में -3 किया तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू आ जाएगा, और क्यू में -3 किया तो एन आ जाएगा। तो वही सीक्वेंस चल रहा है, -3 करना है। तो सभी में हम -3 करेंगे तो -3 करने पे जो सीक्वेंस बनेगा TU WZ, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी, यानी क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। 33, 47, 44, 58, 56, 70 और 69 के बाद यहाँ पे क्या सीक्वेंस आएगा। तो सीक्वेंस को सॉल्व करके हमें बताना है। जो आप लोग भी सॉल्व करिए और देखिए क्या यहाँ पे सीक्वेंस आ रहा है। तो अगर बात किया जाए 33, तो 33 में अगर हम 14 ऐड करेंगे तो 47 आएगा, और 47 में माइनस अगर 3 करते हैं तो 44 आएगा। अब 44 में फिर अगर 14 ऐड करते हैं तो 58, और इसमें -2 करेंगे तो 56 आ रहा है। यानी 14 ऐड करना है सब में, और -3, -2, -1 ऐड कर लेस करना है। तो 14 ऐड करना है, -3, -2, -1 करते जाना है। जो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो नंबर आएगा 83, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 47 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ग्रीन को 49 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी कूट भाषा में फ्लेवर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे कि फोर्स को 47 लिखा गया है और ग्रीन को 49 लिखा गया है। तो यहाँ पे हमें देखना है क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। चलिए आप भी सॉल्व करिए। तो आप देखेंगे कि फोर्स
जो में है एफ़ की अगर बात करें तो एफ़ की पोजीशन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से 6 होती है। अगर ओ की देखा जाए तो ओ की 15 होती है। फोर्स की हो गई 6 और ओ की होती है 15। और बात किया जाए आर की तो आर की होती है 18 और सी की बात किया जाए तो सी के लिए होता है 3 और ई का जो प्लेस वैल्यू है वो होता है 5। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद 47 आता है, यानी प्लेस वैल्यू को ऐड करना है तो वो 47 के यहाँ पे आ गया। वैसे ही सेम ग्रीन के प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे तो 49 आएगा। उसी प्रकार हमें फ्लेवर के प्लेस वैल्यू को ऐड करके ऑप्शन बताना है। तो फ्लेवर के प्लेस वैल्यू को अगर ऐड करेंगे तो 95 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो सभी अल्फ़ाबेट्स जो ABCD हैं उनके प्लेस वैल्यू आपके बिल्कुल रटे होने चाहिए। बार बार लिख करके आपको प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि प्लेस वैल्यू अल्फ़ाबेट के ज़रूरी है याद करना, जिससे कि आपको कम समय में और अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे दिए गए समीकरणों के रूप में सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर कर बदलना होगा। तो यहाँ पे क्या चिन्ह बदलेंगे कि =76 आना चाहिए। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बदलना होगा वो बदलना होगा मल्टीप्लिकेशन को ऐड करना में, और ऐड को मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे तो ये सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन 15 बोलता है, ये सिलॉक्स के ही क्वेश्चन है, सिलॉगिज्म से। तो सभी ये जो तथ्य दिए हुए हैं कथन को, इनको हमको पूर्णतः सत्य मानते हुए और उस निष्कर्ष को बताना है कि इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो सभी बोतलें बैग हैं, तो इसके हिसाब से सभी बॉटल जो होते हैं वो सभी बॉटल क्या हैं, तो बैग हैं। और कुछ बैग क्या है, तो पेंसिल हैं, और कुछ पेंसिल शार्पनर हैं। ये दिया हुआ है स्टेटमेंट। कुछ शार्पनर बोतल हैं, कुछ शार्पनर जो होते हैं वो बॉटल हैं, ये नहीं कह सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि डायरेक्टली ये कनेक्टेड नहीं है बॉटल से। दूसरा कहता है कुछ बोतलें पेंसिल हैं, तो कुछ बोतलें पेंसिल हैं, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी नहीं कह सकते हैं। तो ये भी रॉन्ग आंसर होगा स्टेटमेंट, यानी दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत होने की वजह से जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, यानी ना ही ए निष्कर्ष फॉलो करता है और ना ही बी निष्कर्ष करता है, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। अगर डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे तभी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट 16 का क्वेश्चन देखेंगे। ये डाइस से क्वेश्चन, दो अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। डाइस के क्वेश्चन है जिस पर कि पी से यू अक्षर बने हुए हैं और यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा अक्षर आएगा। तो दी गई पाशा के अगर देखेंगे तो पाशा का क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, तो डी यानी आर होगा करेक्ट आंसर। तो डाइस आप चैप्टर पढ़ लेंगे और अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये पजल है। ABCDE और F एक साथ वृत्ताकार मेज पर वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, जो इससे पहले हम दोनों क्वेश्चन लगाया था, और एक दूसरे से समान दूरी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। ये सर्कुलर पाथ हो गया है। 6 लोग हैं, तो इस तरह से आप खींच सकते हैं। तो 3 6 लोग हो गए, और इनका जो है फेस कहाँ है, तो सेंटर की ओर है, तो सेंटर की ओर हमने फेस बना दिया। और देखेंगे कि डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है। जैसे ई हो गया और यहाँ पे बी हो गया, उसके बगल में क्या बैठा है, ठीक डी बैठा हुआ है। जबकि सी ए और एफ के ठीक बीच में बैठा हुआ है। ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ई के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। यहाँ पे बी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो करेक्ट आंसर होगा वो 17 का बी होगा, यानी एफ बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 18, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। 1 है, फिर 6 है, फिर 31 है, 156, तो यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करके और 1 ऐड करते हैं तो 6 आएगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करके अगर 1 ऐड करते हैं तो 31 आएगा। तो ऐसे ही 5 से मल्टीप्लाई करना है और 1 ऐड करना है।
सेम अगर 156 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो 781 यानी 781 आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है। दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार mn पर रख दी गई है और दर्पण प्रतिबिंब हमें बताना है, यानी मिरर इमेज बताना है। तो जो मिरर इमेज होती है वो लेफ्ट टू राइट बनती है और लाइट का लेफ्ट बनता है। वाटर इमेज अप टू डाउन बनती है, जबकि मिरर इमेज लेफ्ट की राइट, राइट का लेफ्ट बनता है। तो इस हिसाब से हमें बनाना है। ये मिरर आपका दिया हुआ है तो क्या होगा। तो अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखेंगे तो यहाँ पे जो मिरर इमेज होगी वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगी। तो मिरर इमेज सी बनेगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन डी देखते हैं, निम्नलिखित कौन से शब्द श्रृंखला प्रश्न के स्थान पे आएगा। यानी इस तरह से अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस चल रहे हैं तो नेक्स्ट सीक्वेंस यहाँ पे क्या आ सकता है। तो अब देखेंगे कि ई में अगर 2 जोड़ते हैं तो जी आता है, और फिर यहाँ पे हमने देखा दो सीक्वेंस में चल रहा है, और फिर के में 6 ऐड किए तो क्यू आया यहाँ पे, या फिर 2 फिर ऐड किया हमने, 2 के बाद फिर जी में हमने 4 ऐड किया था, और 4 के बाद फिर 6 ऐड किए, और 6 के बाद फिर 8 ऐड करेंगे, यानी 2 बढ़ा करके ऐड करेंगे तो यहाँ पे वाई सीक्वेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो जेड में -2 करेंगे तो एक्स आएगा, और फिर एक्स में -4 करेंगे तो टी आएगा, -6 करेंगे तो एन आएगा, और एन में माइनस अगर 8 करते हैं तो एफ आएगा। तो यानी वाई एफ, ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके जीएस से, क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अति आवश्यक माना जाता है। धन्यवाद ज्ञापन, तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, उस समय करंट अफेयर के जो हुए थे उसी से क्वेश्चन किया जाता है। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है और देखना है कि क्या ऑप्शन होगा। धन्यवाद ज्ञापन जो महाराष्ट्र का है तो खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। तो ऑप्शन है काला घोड़ा उत्सव, या गुड़ी पाड़वा, मकर संक्रांति, या फिर पोला महोत्सव। तो जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो डी होगा, यानी पोला महोत्सव। पोला महोत्सव महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन महोत्सव है जहाँ बैलों को सम्मानित किया जाता है, पोला महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखेंगे 22, मांस और मार्केशिया किसके अंतर्गत आते हैं। मांस और मार्केशिया, ऑप्शन है शैवाल के अंदर, जनावृत्तबीजी के अंदर, बारोफाइटा के अंदर, या टेरिडोफाइटा के अंदर। जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा यानी ब्रायोफाइटा के अंतर्गत ये आएंगे। मांस और मार्केशिया ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ब्रायोफाइटा वर्ग में जो प्लांट्स होते हैं जल और अन्य चीज़ों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन के लिए ऊतक की आवश्यकता इनके पास नहीं होती है। तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं, जो ब्रायोफाइटा है तो उसके जो पौधे होते हैं वो जल अवशोषण की पर्याप्त क्षमता होती है, और ये बाढ़ वगैरह को रोकने में भी सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 23, जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप की प्रथम शैली है। तो ये नृत्य जो होती है यानी फोक डांस, क्लासिकल डांस, आप बिल्कुल रिमेंबर कर लेंगे। स्टेट के हर स्टेट के अपने फोक डांस होते हैं और क्लासिकल डांस होते हैं, जिसको बिल्कुल आपको याद कर लेना है। स्टैटिक का टॉपिक था। जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में किस नृत्य की एक रूप है। यानी जगोई कहाँ की शैली है, मणिपुरी शैली है, शास्त्रीय शैली है, ओडिसी है, या फिर कथक है। तो जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो है मणिपुरी शैली है। कहाँ की शैली है, तो मणिपुरी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो मैती लोग हैं, मैती लोगों के नृत्य को जगोई कहा जाता है। मणिपुर में मैती समुदाय के लोग जो है जगोई नृत्य ज़्यादा करते हैं, और वहाँ देवताओं के लिए उत्सव यानी सम्मान के लिए किया जाता है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। जो जीवाश्म ईंधन जो फॉसल फ्यूल से हो रहे हैं, जलने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके क्या हैं? गुप्त ऊष्मा को कम करके, कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके, दहन प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि करके, या प्रदाहक तापमान कम करके। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, दहन प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि करके। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके में दहन प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि करना होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो जीवाश्म ईंधन के मतलब ये है जो पेड़ पौधों और जानवरों के अवशेषों से जो हम लोग यूज करते हैं, लकड़ी है, उपला है, ये सब को यूज करते हैं, वहीं जीवाश्म ईंधन के रूप में, जिसमें कि कार्बन की मात्रा भरपूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25, निम्नलिखित से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का क्या टारगेट था? ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन चैप्टर से, योजना आयोग के चैप्टर से। जीवन स्तर में सुधार, खाद्यान्न उत्पादों में वृद्धि, अवसंरचना में वृद्धि, या गरीबी उन्मूलन। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो भी, खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करना 7वीं पंचवर्षीय योजना का कारण था, ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था। 26, किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट INS विक्रांत को प्रमाणित यानी कमीशन किया है? अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, या राजनाथ सिंह ने? तो उस समय का ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो इस तरह के करंट अफेयर्स क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, और इस तरह के करंट अफेयर क्वेश्चन को आपको रिमेंबर करके रखना है, याद करके रखना है। देखो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, डैश 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 वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है? MP लेट्स योजना, संसद सदस्य अस्थायी क्षेत्र विकास योजना, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, समर्थ योजना, या मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम योजना। जिसमें जो करंट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा सी, यानी समर्थ योजना। समर्थ योजना वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। समर्थ योजना कपड़ा मंत्रालय का एक मांग आधारित और कंप्लेंट अम्ब्रेला स्कीम प्रोग्राम है। ये योजना जो है 2024 में तक ही कार्य करेगी, मार्च 2024 तक ये स्कीम का टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? दशरथ के शासनकाल में, चंद्रगुप्त, या बिंदुसार, या फिर अशोक? तो ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे होगा, यानी डी, अशोक मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। तोसली पर अधिकार कर लिया, और अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। किसी शिलालेख से? तो 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में पर्याप्त जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव द्वारा किया जाता है? केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्य विधानसभाओं द्वारा, केवल राज्य विधानसभाओं द्वारा, या केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा? तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बी। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। इसमें मानोनीत नहीं बल्कि राज्य जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। 29 का बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तपन कुमार पटनायक, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। तपन कुमार पटनायक ने किसमें जीता है? ऑप्शन यहाँ पे है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी के बाद ओडिसी, शास्त्रीय, या फिर छऊ। तो इन्होंने करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो छऊ में जीता था। छऊ, तपन कुमार ने छऊ नृत्य में पुरस्कार जीता था। छऊ जो है सामान्यतः छाया शब्द से, छाया या मुखौटा शब्द से आया हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के नोटों के पृष्ठभाग पर क्या चित्र अंकित है? जब 2000 के नोट आए थे, लाल किला का,
मंगलयान का, सूर्यकोणार्क चंद्र का या रानी के वाव का? तो करेक्ट आंसर होगा बी यानी मंगलयान का। यानी जिसको 2000 की नोट मिल गई उसका समझिए मंगल ही मंगल है, तो याद कर लेंगे। तो इसके पृष्ठ पे किस चीज़ का है? तो मंगलयान की फोटो है। और जब नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 में, तो उसी के बाद से ये 2000 की नोट आई थी मार्केट में। तो आप जो है नोट और उस पर क्या क्या फिगर्स या चित्र अंकित हैं उसको आपको याद कर लेना है। जैसे अगर बात करें 10 रुपये के नोट पे, तो 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सन टेम्पल है। 20 रुपये के नोट पे अगर बात करें तो एलोरा की गुफाएं होती हैं। 50 रुपये के नोट पर हम्पी का पत्थर बना हुआ है। और 100 रुपये के नोट पर रानी का बाव बना हुआ है। 100 रुपये की अगर नोट देखेंगे तो उस पर होगा रानी का बाव। 200 के नोट पर सांची स्तूप बना हुआ है। 500 के नोट पे लाल किला है, लाल किला 500 के नोट पे है। और 2000 के नोट पे हमने बताया कि मंगलयान। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30। भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश 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 अनुच्छेद थे। यानी भारतीय संविधान के मूल संविधान जो है उसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने आर्टिकल्स थे? तो भारतीय संविधान के जो मूल संविधान है, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 395, 440, 386 या फिर 376। तो आप बिल्कुल बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? तो 395 यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो भारतीय संविधान में जो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान के मूल संविधान जो था उसमें कितने आर्टिकल थे? तो 395 आर्टिकल थे। कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो 8 अनुसूचियाँ थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 33। आपातकाल के दौरान कौन सी मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? यानी इमरजेंसी के दौरान कौन से जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार के आर्टिकल हैं, वो निलंबित नहीं किए जाते हैं? 16, 17, 14, 15, 20, 21 या फिर 18, 19? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। यानी आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी के टाइम पे नहीं किए जा सकते हैं। तो आपातकाल में 20 और 21 जो मौलिक अधिकार के आर्टिकल हैं वो निलंबित नहीं किए जा सकते। अगर बात किया जाए तो संविधान के भाग 18 में 352 से लेकर के 360 के अंतर्गत आपातकाल के बारे में बताया गया है। किस भाग में? तो भाग 18 में। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकाल के बारे में बताया गया है। आपातकाल 3 तरह के होते हैं। राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी, तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान है। आर्टिकल 356 के अंतर्गत प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है, जो अलग अलग राज्यों में लगता है। और आर्टिकल 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात से संबंधित हो। तो ये वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे इंडिया में भी कभी नहीं लगी है। तो 3 तरह के आपात होते हैं। 356 जो है राज्यों में लगते हैं जहाँ राष्ट्रपति शासन होता है। 352 जो होता है वो नेशनल इमरजेंसी होता है। तो ये 3 तरह के इमरजेंसी हो गए। तो कौन से आर्टिकल नहीं हो गए? तो आर्टिकल 20 और 21 ये सस्पेंड नहीं होते हैं। आर्टिकल 20 में कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण किया गया है। अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है कि उस समय के कानून के तहत ही आपको सज़ा दी जाएगी। और अनुच्छेद 21 में कहा गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता रहेगा, लाइफ और लिबर्टी की स्वतंत्रता रहेगी इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे? मिहिर सेन, खासाबा जाधव, अजीत पटेल या रामनाथ कृष्णन? तो ये करेक्ट आंसर होगा मिहिर सेन, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अंटार्कटिक वृत्त या फिर कर्क रेखा? करेक्ट आंसर होगा डी यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, जो देश की जलवायु को क्या करती है? प्रभावित करती है। कर्क रेखा की अगर बात करें तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की
कोणीय दूरी पर स्थित है। ये कर्क रेखा जो होगी, नेक्स्ट देखेंगे, आपको याद करना है कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी कई बार पूछता है। तो कर्क राखियों जो होती है वो गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर के गुजरती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा कहाँ से किन किन राज्यों से गुजरती है, ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36, ऐसी राजस्व प्राप्तियाँ जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती हैं। ऐसी राजस्व प्राप्तियाँ जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है, गैर प्रतिदेय, पूंजीगत प्राप्तियाँ, सुदृढ़ करने में सक्षम या प्रतिदेय। तो करेक्ट आंसर होगा गैर प्रतिदेय। ऐसे राजस्व प्राप्तियाँ जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है वो गैर प्रतिदेय होती हैं। और राजस्व घाटा, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के अंतर के ही को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, 17-18 के में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी। विजय हजारे ट्रॉफी, तो यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, यानी कर्नाटका ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, तो ब्रांड एम्बेसडर से भी आप बिल्कुल क्वेश्चन देखे रहेंगे करंट अफेयर्स में। रोहित शेट्टी, अक्षय कुमार, ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक, तो इसमें से कौन सा जो है ब्रांड एम्बेसडर थे, तो ऑप्शन नंबर सी है ऋषभ पंत। 39, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है। अरेबिका कॉफ़ी भारत के किस राज्य में उगाई जाती है। तो भारत में जो अरेबिका कॉफ़ी है वो कर्नाटका, यानी ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका में उगाई जाती है। और कॉफ़ी बोर्ड की बात करें तो कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है, तो कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में स्थित है। और भारत जो है लगभग विश्व का 3.14% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। नेक्स्ट, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी, यानी कंप्लीट सेंसस पहली बार कब किया गया था, फर्स्ट टाइम इंडिया में सेंसस कब किया गया था। अगर कंप्लीट सेंसस की बात करेंगे तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पे वो 1881 होगा। 1872 में की गई थी, लेकिन रैंडमली किया गया था, लेकिन 1881 से कंटिन्यू यानी रेगुलर सेंसस करी गई, तो वहीं से पूर्ण जनगणना 1881 से शुरू की गई है। भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों की जाती है और जनगणना का कार्य जो होता है वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है, पूरी यात्रा के दौरान अचल गति है। इसमें उसके रास्ते दिए गए हैं, इसकी स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर घंटा में और दूरी दी गई है किलोमीटर में। तो पहला ही और 41 कहता है कि एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात करिए। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या होती है, तो आप जानते हैं कि औसत गति निकालने के लिए कुल दूरी और कुल लगे समय से डिवाइड कर देते हैं। तो कुल तय दूरी को ऐड कर लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे कुल लगे समय से। तो अगर बात करेंगे तो कुल दूरी की बात होगी तो 20 + 15 + 10 + 24 इसको ऐड कर दीजिए। और कुल समय की बात करेंगे तो समय निकालने के लिए दूरी बटा में चाल करेंगे तो निकल आएगा। जैसे 20/5 करेंगे तो 20/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 4 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 आवर, इसको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 3.45 किलोमीटर पर आवर, 3.45, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 में, यदि 5x - 2y x - 2y 9:17 है तो 9x/13y की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 5x - 2y डिवाइडेड बाई x - 2y = 9/17 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद x/y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x/y की जो वैल्यू आएगी तो 9/13 इंटू x/y की वैल्यू जो आएगी, तो x/y की वैल्यू आएगी 4/19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36y, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, एक डीलर ने एक वस्तु पर
72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% का हानि व्यय की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपये का लाभ प्राप्त करे। तो अंकित मूल्य इसका कितना है, तो अंकित मूल्य इसका 72,000 रुपये है। छूट कितना दिया इन्होंने, तो 20% का छूट दिया और हानि इनको कितनी हो रही है, तो 10% की हानि हो रही है। तो अब लेट सपोज करेंगे कि माना इसका विक्रय मूल्य जो है x% है और वैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं तो सॉल्व करूँगा, यहाँ टाइम लगेगा, मैं यहाँ पे आंसर आपको करेक्ट कर देना हूँ। 10.5% ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। एक व्यक्ति की आय 95,000 है और उसका औसत व्यय 75,000 रुपये है। यदि उसके आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत होगी। तो 44 क्वेश्चन जो है, ये ऑप्शन जो होगा वो सी करेक्ट होगा, यानी 40.5% उसकी बचत होगी, यानी वृद्धि परसेंट हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 में बेची, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। दिव्या ने, तो टोटल निकालेंगे, लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी एंड 24.3%। एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और समपृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग क्या होगा। तो आप जानते हैं तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और समपृष्ठ पृष्ठीय का योग क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr/h और बेलन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करना है संपूर्ण, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग संपूर्ण 2πr/h प्लस 2π² कर देंगे। तो 2πr/h प्लस 2πr/h प्लस 2πr²। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान संख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितने थे। जो भालुओं की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है 3% की वृद्धि की दर से, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 20,000 यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। एक्स ने कुल 180 में 40 पेंसिल खरीदी और 180 में 2 दर्जन पेन खरीदा। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर क्या होगा। तो एक पेंसिल जो है 180 में 40 खरीदा, तो 180 को 40 से डिवाइड कर देंगे तो 4.50 रुपये आएगा। और 180 में 2 दर्जन पेन खरीदे यानी 12 पेन खरीदे, तो 180 को 12 से डिवाइड कर देंगे, 2 जन यानी 12 बना के 24 हो गए, तो 24 को डिवाइड कर देंगे तो 7.5 रुपये हो गए। अगर 4.5 और 7.5 का अंतर निकालेंगे तो आपको 3 रुपये, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 49। ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% सम वृद्धाश्रम में दान कर देता है। वह भोजन तथा वृद्धाश्रम का कुल 28,500 खर्च करता है, तो ए की आय क्या होगी। तो ए की आय निकालेंगे तो 57,000, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50। ए की पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है। एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी को 8 दिनों में पेंट कर सकता है, सी उसी को 10 दिन में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें कि ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है। यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर के एक दिन छोड़कर एक दिन का उसका साथ दें, तो पहले दिन ए अकेले पेंट करना प्रारंभ करता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका होगा 5.4 दिन, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51। 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं और 4 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकती हैं,
यानी 5 वुमेन कितने दिनों में, 8 दिनों में। तो ये बराबर किसके हो सकता है, ये बराबर हो जाएगा 8 चिल्ड्रेन कितने दिन में कर सकते हैं, तो 8 चिल्ड्रेन 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो डब्लू और सी अगर निकालेंगे यहाँ से, तो डब्लू और जो सी का रेशियो आएगा, तो डब्लू सी का रेशियो आएगा 80 और 40 का, यानी 2 और 1 का। डब्लू और सी का रेशियो है 2 और 1 का। निकालेंगे तो ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सी करेक्ट है, यानी 10 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 52 देखेंगे। √6, √8 और √21 का चतुर्थानुपात क्या होगा। तो √6, √8 चतुर्थानुपात निकालना है, तो √6 रेशियो √8 और √21 का फिर अगला रेशियो क्या आएगा, इस तरह से हमें निकालना है। तो √6 इंटू अगर इक्वल देखेंगे, ये दोनों √6 और √8 में रेशियो है, तो √6 इंटू √x करेंगे, √6 इंटू √x इक्वल टू √8 इंटू √21। यहाँ पे चतुर्थानुपात निकालेंगे, तो तीसरे का चौथे संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा 5 घंटे, यानी अधिक समय लेंगे बी ऑप्शन। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है, तो 2400 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है। ये जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे सी, यानी 1200 रुपये। एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल उसकी क्या है। तो औसत चाल जो होता है, तो 2 इंटू S1 इंटू S2 हो गया, डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 कर देंगे, तो ये औसत चाल इसकी निकल आएगी। 2 इंटू S1, तो S1 यानी पहले चाल थी, S1 क्या हो गया 64 किलोमीटर, S2 क्या हो गया, तो S2 है 16 किलोमीटर। इस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद 25.6 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 56। 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं। ये 12 सेकेंड, 18 सेकेंड और 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे, घंटियाँ पुनः कितने समय में एक साथ बजेंगी। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब 12, 18, 24, 36 और 45 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद टोटल वैल्यू आपकी आ जाएगी 360। एलसीएम निकालेंगे तो 360 आ जाएगा, यानी 360 सेकेंड है, या जिसको हम 60 से भाग देंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मिनट में हो जाएगा, यानी 6 मिनट में। 6 मिनट में पुनः दोबारा ये फिर एक साथ बजेंगे। 57 क्वेश्चन है। 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर पर ब्याज के वार्षिक के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज होने पर कितने समय में इतना रुपये हो जाएंगे। तो 57 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी, यानी 4 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया गया, तो बेलन का व्यास क्या है। तो बेलन का व्यास क्या है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। तो दोनों अगर इक्वल है तो दोनों का आयतन इक्वल कर लेंगे। बेलन का आयतन πr² बराबर 1/3 πr² कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद 6 सेंटीमीटर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। मोहन एक टेबल को 2832 पर बेचा। यदि उसका लाभ 18% है
तो टेबल का क्रय मूल्य क्या है? एक टेबल जो है 2832 पर बेचा तो इसका लाभ 8% है, तो टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो करेक्ट आंसर होगा सी यानी 2400 रुपये। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 40 और 50 के बीच 3 अभाज्य संख्याएं होंगी, 41 होगा, 43 होगा और 47 होगा। 41, 43 और 47 यानी 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपका इंग्लिश से संबंधित है, तो या तो आप इंग्लिश कर सकते हैं या फिर हिंदी कर सकते हैं, जैसा भी आपके लिए सूटेबल हो। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया होगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द बोल्ड स्टेटमेंट इन द गिवन सेंटेंस। परचेजिंग फर्नीचर एट ए लो कॉस्ट कुड नॉट इन्वॉल्व abandoning डिजाइन और क्वालिटी। परचेजिंग फर्नीचर एट ए लो कॉस्ट कुड नॉट इन्वॉल्व abandoning डिजाइन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी यानी शुड नॉट इंटेल सफिशिएंस। बस में नो सब्स्टिट्यूशन का विकल्प नहीं हो तो उसे हमें बोल्ड सेगमेंट में दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। ट्रूथफुली स्पीकिंग द विक्टोरीज ऑफ पीस एंड हार्मोनी हैव ए मोर डैश इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन सिविलाइजेशन देन सो कॉल्ड विक्ट्रीज ऑफ वॉर। लास्टिंग होगा या ग्रेटर होगा, ट्रांसिजेंट होगा या फिर सुपीरियर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ए। नेक्स्ट 63, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। टिमिड के लिए एंटोनिम होता है, टिमिड मतलब होता है कायर, तो टिमिड जो होती है एडजेक्टिव है और इसका एंटोनिम जो होगा वो होगा बोल्ड। बोल्ड जो होता है इसका अपोजिट होता है। फियरफुल मतलब होता है भयभीत, साई मतलब होता है शर्मिला और डिफिडेंट मतलब होता है आत्मसंशयी। डिफिडेंट मतलब हो जाएगा आत्मसंशयी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस फॉर्म। दीज आर मल्टीपल फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर रीचिंग द आइसलैंड। देयर आर मल्टीपल फैसिलिटीज, जिसे हमें फ्यूचर टेंस में चेंज करना है, तो फ्यूचर टेंस में सेल और विल का प्रयोग होता है, तो फ्यूचर टेंस में प्रयोग करेंगे तो यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देयर विल बी द मल्टीपल फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर रीचिंग द आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस, यानी कौन से करेक्टली स्पेल्ड किए गए उसे आइडेंटिफाई करना है। द इवेंट्स अरेंज आर ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर ऑफ टाइम आर नोन एज क्रॉनिकल ऑर्डर। नेक्स्ट ऑप्शन बी है इसका। द इवेंट्स अरेंज्ड आर ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर ऑफ टाइम आर नोन एज क्रॉनिकल ऑर्डर। क्रॉनिकल ऑर्डर, क्रॉनिकल ऑर्डर, तो ये सेंटेंस को हमें देखना है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट होगा। 66, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड ब्लास्ट। ब्लास्ट के लिए क्या होगा, तो 66 ब्लास्ट मतलब होता है उड़ना या विस्फोट हो जाना, तो इसके लिए ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन पढ़िए, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। शिवाक्षी इज फेमस फॉर इट्स डैश बॉक्स इंडस्ट्री एंड आई एम अनेबल टू फाइंड ए डैश फॉर माई पर्पल ड्रेस। तो यहाँ पे जो मैक्स बॉक्स मीन्स होता है माचिस की डिब्बी तथा पर्पल ड्रेस के साथ ही कलेक्शन मैच को मिलान करेगा, तो यानी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी यानी मैच। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, जो इनकरेक्ट लिखे गए हैं उसको सेलेक्ट करना है। स्टेक होल्डर्स, परमानेंट, लॉन्गिट्यूड या फिर मल्जेस्टेड, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा बी। बी जो होती है ये इनकरेक्ट स्पेल्ड किया गया है। परमानेंट नहीं बोल के होता है परमानेंट होता है, PRMA यहाँ पे होगा तो परमानेंट होता है। नेक्स्ट है 68, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम्स एट योर बेक एंड कॉल। एट योर बेक एंड कॉल,
तो इसका जो करेक्ट एप्रोप्रिएट होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोफोन्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। इन हाउ मेनी रोड एक्सीडेंट्स पीपल ब्रेक देयर बोन्स मेनली बिकॉज देयर व्हीकल डैश ब्रोक फेल्स। करेक्ट आंसर जो यहाँ पे होगा वो सी होगा यानी ब्रेक। 71 सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के लिए एंटोनिम वर्ड सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी यानी एसेट। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ए नाइट आउल। ये नाइट आउल का करेक्ट एप्रोप्रिएट क्या होगा, देखिए ऑप्शन ए, बी और सी, डी दिए हुए हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, ए पर्सन हु परफेक्ट टू बी अवेक लेट एट नाइट। 73 सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आई रिगार्डेड माई ब्रदर ऑन द पासिंग हिज ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। सेलेक्ट द मोस्ट सब्स्टिट्यूट वर्ड, तो करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी यानी कॉन्ग्रेचुलेटेड। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड कोलिक्वल। तो करेक्ट सिनोनिम्स यहाँ पे होगा, ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी, सी एंड डी, तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 75 एंटोनिम सेलेक्ट करना है किस चीज़ का, तो रेंसिड का। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ रेंसिड। तो 75 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए यानी फ्रेश। नेक्स्ट है 76। तो 76 आपका कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज दिए हुए हैं और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है कि कौन कौन से फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट आंसर हो गए। तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ लेंगे पैसेज को पढ़ने के बाद आप करेक्ट आंसर यहाँ पे मैच कराएंगे। ये पैसेज हो गया और करेक्ट ऑप्शन या 1 के लिए ब्लैंक नंबर 1 क्या फिल होगा, ब्लैंक नंबर 2 क्या होगा, तो यहाँ पे मैं करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, आप वहाँ पे प्रैक्टिस करिएगा। तो 76 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो सी होगा। 77 की अगर बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। 78 की बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी। 79 का ऑप्शन ए होगा एंड 80 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर जो 80 है उसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हिंदी से क्वेश्चन है। हिंदी के भी 20 होते हैं, तो आप या तो हिंदी या फिर इंग्लिश किसी एक में कर सकते हैं, दोनों नहीं करना है, केवल एक करना है। अगर इंग्लिश करना होगा तो इंग्लिश कर सकते हैं या फिर हिंदी करना है तो हिंदी कर सकते हैं। पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य प्रयुक्त में संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। कौन सा संयुक्त क्रिया है, तो पेड़ बढ़ता गया इस वाक्य में जो प्रयुक्त संयुक्त क्रिया है वो ऑप्शन ए है यानी नित्याबोधक संयुक्त क्रिया है। टिप्स भिड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है। टिप्स भिड़ाना ऑप्शन ए है अक्ल लगाना, नई योजना बनाना, लोगों को आपस में लड़वाना या फिर सिफारिश करना। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है यानी सिफारिश करवाना। 62 का डी ऑप्शन होगा। इस वाक्य में रिक्त स्थान को व्यवस्थित करना है। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं डैश डैश सूखा पड़ जाता है। तो अतिवृष्टि से कहीं बाढ़ आती है, अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं से इससे अतिवृष्टि क्या हो जाता है, तो यहाँ करेक्ट होता है ऑप्शन सी, अनावृष्टि से सूखा पड़ जाता है। 64 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हिंदी का ही है ये। निम्नलिखित में से वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द क्या है। रघु में उत्साह की कमी, या फिर नव्या में कोई उल्लास से शेष नहीं होता, लता में अपनी सुंदरता की वजह से नहीं होता, या नेहा श्रेष्ठ गायिका है। तो उत्कंठता का सही पर्याय शब्द क्या है यहाँ पे, तो 64 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। लड़कियों का समूह, काले पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग करें। ये जो लड़कियों का समूह के बदले क्या हम यूज कर सकते हैं, तो 65 का ऑप्शन ए यानी गट्ठर के बदले पर्यायवाची गट्ठर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। निम्नलिखित जो से वो किस खंड में त्रुटि है। जीवन और साहित्य का घूर संबंध है। जीवन और साहित्य का घूर संबंध, तो घूर शब्द का प्रयोग करना गलत है क्योंकि इस शब्द का प्रयोग हमेशा नकारात्मक अर्थ में होता है। अतः इस शब्द के स्थान पर आप गहरा प्रयुक्त कर सकते हैं यानी ऑप्शन डी
सही है, ऑप्शन डी होगा। तो 66 का यहाँ पे डी त्रुटि यहाँ पे घोर में है। नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द में वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी डैश डैश देख कर इलाज करते हैं। नारी, नाड़ी, नीर या फिर नीर। तो वैद्य जी किसको देख करके? तो नाड़ी को देख करके ही इलाज करते हैं। तो सही शब्द यहाँ पे नाड़ी है। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द में रिक्त स्थान का पूछिए। प्रातः काल डैश 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 का स्रोत पढ़िए। शारदा का, उमा का, कांता का या फिर धात्री का। तो 68 का ऑप्शन होता है वो शारदा। तो सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द है वो शारदा है। शारदा को बीड़ापाड़ी भी बोलते हैं, बाग देवी भी बोलते हैं, ज्ञानदा भी बोलते हैं। वह व्यक्ति 69 है, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है क्या संबंधित है? तो विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षार्थी या फिर छात्र। तो 69 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। 70 है, लिखित गाने के लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द हुई जो कहा न जा सके। अकथ्य है, कथन है, कहानी है या फिर कहना है। जो कहा न जा सके वो होगा ए यानी अकथ्य है। 71 का देखिए, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरे में से कौन सा सही होगा? तुम किस काम के हो, यानी कोल्हू का बैल, कृप का मंडूक, कृप मंडूक, किस मर्ज की हवा या कोड में आज। तो 71 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, किस मर्ज की दवा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 72 है। शरीर का कोई भाग गद्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। शरीर का कोई भाग अवयव है या कृषांग या दृष्टि या फिर अभित्र है। शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताएंगे। तो शरीर का कोई भाग के लिए उपयुक्त शब्द है अवयव। कुशांग मतलब दूल्हा पतला होता है। अभिन्न यानी जिसे अलग न किया जा सके, तो अवयव होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस खंड में अशुद्धि है? गौतम बुद्ध ने अपनी पाली भाषा में उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। तो पाली अशुद्ध है। गौतम बुद्ध का उपदेश पाली भाषा में होती है, यानी पाली यानी ये गलत होता है, यहाँ पे हर्ष होता है यानी पाल होगा। पाली भाषा में यानी छोटी ई की मात्रा होगी। 74 कर्ण खाने बीच मिठाई लाया। उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि खान कर पहचानिए और शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो 74 में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी होगा। कर्ण खाने बीच मिठाई लाया। इस वाक्य में खाने और बीच के मध्य में के शब्द का लोप होता है, यानी 74 का डी। सुनैना खाना खा रही है। उपयुक्त वाक्य का भाव वाद्य में रूपांतरण करिए। 75 में सुनैना खाना खा रही है किस वाक्य में जिसका भावी रूपांतरण सुनैना से खाना खाया जाता है, यानी 75 का डी, सुनैना से खाना खाया जाता है। 75 के बाद हम लोग देखेंगे 73। ये भी गद्यांश है, पैसेज है। गद्यांश के पढ़ करके यहाँ पे रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। तो यहाँ पे मैं करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, आप गद्यांश पढ़ करके और रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो 76 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी यानी उच्च होगा। अगर 77 की बात करें तो 77 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर डी होगा, यानी भाग्यशाली। करेक्ट आंसर होगा भाग्यशाली। 78 का अगर बात करें तो 78 में जो होगा वो होगा डी यानी पश्चाताप। उसके बाद अगर बात करें 79 की, तो 79 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। तो 79 में सी हो गया और 78 का डी था यानी पश्चाताप था। और 80 की बात करें तो 80 का सी यानी सामाजिक। इस तरह से 80 क्वेश्चंस होते हैं और इस क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा, यही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी यूज करिए, कम से कम समय में हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा और गलती की संभावना कम रहेगी। थैंक यू।